आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा काशी में सम्मानित 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत की भी है। देखिए, ओडिशा के कोणार्क में इन दिनों 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव चल रहा है। इस मौके पर यहाँ के मशहूर चंद्रभागा बीच पर हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर के सैंड आर्टिस्ट रेत पर कलाकारी के लिए जुटे हैं। कहीं महात्मा बुद्ध की रेत प्रतिमा दुनिया को शांति का संदेश दे रही है, तो कहीं समंदर की लहरें उकेरकर पर्यावरण को साफ रखने की अपील की जा रही है। कहीं गणपति हैं तो कहीं देवी दुर्गा, तो कहीं भगवान जगन्नाथ सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। यहाँ ओडिशा की भव्य विरासत को भी आकार देने की कोशिश की गई है। 1 दिसंबर को शुरू हुआ यह आयोजन 5 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 6 देशों के 243 सैंड आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं और अपनी कला के जरिए जरूरी संदेश भी दे रहे हैं। माघ मेले से पहले मंगलवार को प्रयागराज में गंगा पूजन की परंपरा निभाई गई। इस दौरान विधि विधान से गंगा पूजन के बाद मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से माघ मेले के सकुशल संपन्न होने की प्रार्थना की गई। गंगा पूजन में तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दुग्ध अभिषेक कराया और संगम तट पर मां गंगा की भव्य आरती की गई। इस दौरान तमाम साधु संत, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी तादाद में लोग भी इसमें शामिल हुए। हर साल माघ मेले से पहले गंगा पूजन की परंपरा है। इस बार माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से हो रही है। उन्नीस साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण 50 दिनों में पूरा किया। कहा जा रहा है कि पिछले 200 सालों में ये पहली बार है जब इस जटिल वैदिक पाठ को अपने शुद्ध शास्त्रीय रूप में पूरा किया गया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें काशी में सम्मानित किया गया। वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनके सम्मान में काशी में शोभा यात्रा भी निकाली गई। ओडिशा के गंजम में एक बुजुर्ग डॉक्टर की खूब चर्चा है। दरअसल उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई एम्स भुवनेश्वर को दान करने का फैसला लिया है। इनका नाम डॉक्टर लक्ष्मीबाई है। ये बरहामपुर की एक मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ रह चुकी हैं। लक्ष्मीबाई की पूरी बचत कुल मिलाकर करीब 3.4 करोड़ रुपए है, जो वो एम्स को दान करना चाहती हैं। 5 दिसंबर को वो अपना 100वां जन्मदिन मनाएंगी। इसी दिन वो ये नेक काम भी करेंगी ताकि उनकी 100वीं सालगिरह को वो यादगार बना सकें। कोयम्बटूर की मशहूर फैशन डिजाइनर सोनिया रविकुमार का एक ब्लाउज कलेक्शन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल उनके द्वारा डिजाइन की गई इस ब्लाउज में सोने और चांदी का भारी काम है और इसकी कीमत भी सोने चांदी जैसी ही है। चांदी के काम वाले ब्लाउज की कीमत 10 लाख रुपए, तो वहीं सोने के ब्लाउज की कीमत 78 लाख रुपए है। और अब आपको बताते हैं कि संचार साथी ऐप कैसे रोकेगा साइबर फ्रॉड। जी हाँ, संचार क्रांति के आधुनिक दौर में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन साइबर ठग फोन कॉल के जरिए हमारी जमा पूंजी में सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार साइबर सुरक्षा के लिए लोगों से संचार साथी ऐप का इस्तेमाल करने की अपील कर रही है। वहीं दूरसंचार विभाग ने इस ऐप के कई फायदे बताए हैं जो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए बेहद फायदेमंद होने वाले हैं। लिहाजा हम आपको संचार साथी ऐप के फायदों के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि ये ऐप आपके लिए क्यों जरूरी है। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और उसी फोन के सहारे बैंकिंग, यूपीआई, सोशल मीडिया, पर्सनल फोटो सब कुछ चलता है। ऐसे में फोन चोरी होना, खो जाना या किसी साइबर फ्रॉड कॉल का शिकार बनना सबसे बड़ा डर है। इसी वजह से टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी डीओटी ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब भारत में बिकने वाले हर नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप फ्री इंस्टॉल रहना जरूरी होगा और इसे छिपाया या हटाया नहीं जा सकेगा। मोबाइल निर्माता कंपनियों को इसके लिए 90 दिनों की समय सीमा भी दी गई है। सरकार का कहना है कि साइबर फ्रॉड
फोन चोरी और फर्जी सिम कनेक्शनों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। आज तक करीब 2.25 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस, फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस इस जन भागीदारी के आधार पे ही डिस्कनेक्ट हुए। करीब 20 लाख फोन जो चोरी हुए उनको ट्रेस किया गया। 7.5 लाख फोन जो चोरी हुए थे उनको वापस उपभोक्ता के हाथ पे पहुंचा। सरकार के आदेश के बाद बहुत से लोगों के बीच सवाल है कि ये ऐप क्या है और कैसे काम करेगा। पुराने फोन में ये ऐप कैसे बदलेगा? फीचर फोन में भी संचार साथी ऐप काम करेगा या नहीं? अगर स्मार्टफोन को विदेश से इंपोर्ट किया जाता है तो क्या उसमें भी ये ऐप इंस्टॉल करना होगा या नहीं? टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि जो डिवाइस पहले से तैयार हो चुके हैं और भारत में सेल्स चैनल्स पर मौजूद हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करेंगे। दूरसंचार मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके बताया है कि संचार साथी पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोग पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ऐप से जुड़े हुए हैं। नागरिकों द्वारा नॉट माई नंबर चुने जाने पर 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए। 26 लाख मोबाइल फोन ट्रेस हुए, जिनमें से 7.23 लाख फोन सफलतापूर्वक नागरिकों को लौटाए गए। नागरिकों द्वारा रिपोर्ट किए गए 40,96,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए और 6,20,000 फ्रॉड लिंक्ड IMEIS ब्लॉक किए जा चुके हैं। इसके साथ ही ये जानना जरूरी है कि संचार साथी ऐप की खासियत क्या है। अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो इस ऐप के जरिए उसे ब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही फोन में किसी और नेटवर्क का इस्तेमाल होने पर उसकी ट्रेसिंग जानकारी मिल सकती है। फोन मिलने पर यूजर ब्लॉक को हटवा भी सकता है और ये सुविधा मोबाइल के IMEI नंबर पर बेस्ड है। साथ ही ऐप से आप अपने नाम से जारी सभी मोबाइल नंबर्स की जानकारी एक क्लिक में चेक कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप से ये भी जान सकते हैं कि फर्जी या कोई अनजान कनेक्शन आपकी ID पर तो नहीं है। यहीं से आप इसे पहचान कर उन्हें बंद भी करवा सकते हैं। इस ऐप से आप फ्रॉड कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज की तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। इनमें बैंकिंग, KYC, बिजली, गैस, इंश्योरेंस, निवेश स्कैम, सरकारी अधिकारी बनकर ठगी जैसे मामलों की भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि साइबर क्राइम की शिकायत यहां दर्ज नहीं की जा सकती। इसके लिए अभी भी आपको cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। इसके अलावा फर्जी ऐप्स, फिशिंग लिंक, मालवेयर साइट्स, डिवाइस क्लोनिंग की भी रिपोर्ट इस ऐप से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये शिकायतें SMS, WhatsApp और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर मिले लिंक मैसेज पर भी की जा सकती है। जब भी आप इस संचार साथी ऐप को खोलेंगे, सबसे ऊपर पहला फीचर आएगा जिसमें लिखा होगा रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपको कोई फ्रॉड कॉल आती है तो आप तुरंत से उसके बारे में सूचना दे सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपको एक फॉर्म आएगा जिसमें हर एक कॉलम में लिखा होगा, सबसे पहले लिखा होगा कि सिलेक्ट हाउ यू रिसीव द कम्युनिकेशन, आपको ये कम्युनिकेशन कैसे मिली। उसमें आप बताएंगे आपको कॉल आया, आपको व्हाट्सएप के जरिए वो नंबर आया या फिर आपको SMS आया, जिसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी होगी। अगर आपको पेमेंट रिलेटेड भी कोई इस तरह का फ़ोन आता है उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये पहली कंप्लेंट हो जाएगी, जिसके बाद आपको तारीख और समय लिख के आगे आपको सबमिट करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अनब्लॉक अगर आपको किसी को करना है, मान लीजिए कि आपका फ़ोन आपको मिल जाता है और आपको उसको अनब्लॉक करना है, तो भी यहाँ पर ग्रीन कलर का एक फीचर आएगा, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो फिर आप अपना ID डालकर यहाँ पर
स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको अपनी कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जहां भी आपने कंप्लेंट की है उसका डिटेल्स आपको डाल के यहाँ पे सबमिट करना होगा, जिसके बाद आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, यानी कि स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस ऐप को मोबाइल फोन से डिलीट किया जा सकता है या नहीं। तो दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया है कि इस ऐप को कभी भी डिलीट किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। विभाग का कहना है कि फोन में इस ऐप के होने से लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी, मसलन नकली हैंडसेट खरीदने से लोगों को बचाना, साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाना, फर्जी कॉल्स को रिपोर्ट करने जैसे तमाम फीचर्स के साथ ये ऐप आता है। संचार साथी ऐप असल में दूरसंचार विभाग की पहल पर तैयार किए गए साइबर सुरक्षा और मोबाइल सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। इस ऐप का मकसद मोबाइल फोन की सुरक्षा बढ़ाना, चोरी या गुम फोन को ब्लॉक करना और फर्जी मोबाइल कनेक्शन पर निगरानी रखना है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत ने फाइटर जेट एस्केप सिस्टम के हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट में बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में यह हाई स्पीड टेस्ट किया, जिसमें फाइटर जेट की कैनोपी कटिंग, इजेक्शन सीक्वेंस और एयर क्रू रिकवरी सिस्टम को सफलतापूर्वक परखा गया। इसे डीआरडीओ ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर अंजाम दिया। इस सफलता के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत स्वदेशी एस्केप सिस्टम टेस्टिंग क्षमता है। यूपी के वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ हो गया। इसके उद्घाटन समारोह में सीएम योगी और तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि भी शामिल हुए। काशी तमिल संगमम के पहले दिन यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम की भव्य प्रस्तुति हुई। यहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यूपी तमिलनाडु के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सीएम योगी, तमिलनाडु गवर्नर और धर्मेंद्र प्रधान ने इस प्रदर्शनी को देखा। दिल्ली से देहरादून आने जाने वालों के लिए अब जल्द ही सफर आसान होने वाला है। फिलहाल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अभी 32 किलोमीटर लंबा हिस्सा ट्रायल के लिए शुरू हुआ है, जो दिल्ली के अक्षरधाम से यूपी के बागपत तक जाता है। एनएचएआई के मुताबिक अगले 1 महीने तक इस हिस्से पर कोई टोल नहीं लगेगा। इस रूट से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की तरफ जाने वाली गाड़ियों का दबाव कम होगा और पुराने रास्तों पर जाम से राहत मिलेगी। अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। यूपी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक ये संग्रहालय विश्व स्तरीय होगा, जहां लोग आकर संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई और प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को उच्च स्तरीय बनाने और प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र बनाने को भी मंजूरी मिली है। अयोध्या में राम मंदिर के पास और कुछ महत्वपूर्ण प्रवेश मार्गों पर मंदिर के शैली में पुलिस बूथ बनाए गए हैं। इसका मकसद शहर की पहचान और सुंदरता को बढ़ाना है। ऐसे पुलिस स्टेशन राम मंदिर के अलावा लता मंगेशकर चौक और निषाद राज चौराहा जैसे प्रवेश मार्गों पर बनाए गए हैं। और अब बात दिल्ली के सरस फूड फेस्टिवल की। राजधानी दिल्ली की सुंदर नर्सरी में ये सरस मेला लगा हुआ है, जिसमें 200 से ज्यादा लखपति दीदी भी इस आयोजन में अपनी भागीदारी दर्ज करा रही है। इसका उद्देश्य न केवल देश की खाद्य संस्कृति से लोगों को परिचित कराना है, बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करना भी है। 9 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में 25 राज्यों के 62 स्टॉल्स लगाए गए हैं। हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा की ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली की ठंडी हवाओं में आज एक अलग ही खुशबू है। कहीं पर पहाड़ी राज्यों की महक है तो कहीं पर मैदानी इलाकों का तड़का। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली की सुंदर नर्सरी में, जहां पर शुरू हो गया है सरस फूड फेस्टिवल। 25 अलग अलग राज्यों से 200 से ज्यादा लखपति दीदियां अपने स्टॉल लेकर आई है। किस तरीके की उनकी मेहनत है, किस राज्यों की कौन सी खुशबू है, उसका तड़का यहाँ पर सुंदर नर्सरी में आपको नजर आने वाला है। तो किस तरीके के व्यंजन अलग अलग राज्यों के यहाँ पर आइए और पूरी आपको इस खाने के सफर में लेकर चलते हैं। हरियाणा के व्यंजन स्वादों से भरपूर हैं, तो सबसे पहले यहाँ के स्टॉल पर आपको ले चलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, जहाँ पर स्वाद बदला है लेकिन हुनर वही है। लखपति दीदी हमारे साथ है और हरियाणा का ये स्टॉल है। नाम क्या है आपका? सरोजी मैम। तो सरोजी, क्या लेकर आए हो हरियाणा का खास, ये बताइए। मैम मेरे देसी घी के लड्डू है, मिलेट्स में सब, और मिल्क के प्रोडक्ट है। हाँ जी, आपको यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स की बनी हुई चीजें जो है वो नजर आने वाली है। लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो यहाँ पर देखिए बाजरा लड्डू, मेथी लड्डू, मिलेट लड्डू और साथ ही साथ ये कौन से लड्डू है, मावा लड्डू। ये 4 लड्डू की वैरायटी है जो आपको मिलने वाली है। और ठंड का टाइम वैसी है कि लोग इस तरीके के लड्डू जो है सबसे ज्यादा बनाना और खाना दोनों पसंद करते हैं। अच्छा, मेथी की लड्डू कौन से, ये जो मेथी दाना जो होता है वही? दाना मेथी मैम। दाना मेथी कैसे बनता है ये? मैम हम बाजरे का आटा मिक्स करके बना रहे, गुड़ और देसी घी के साथ। राजपूतों की रजवाड़ी धरती खाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग है। राजस्थानी व्यंजन उन दुर्लभ व्यंजनों में से एक है। अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ महारो राजस्थान वाले स्टॉल पर, जहाँ आपको राजस्थान का जो खाना है वो परोसा जा रहा है और ऑथेंटिक स्वाद है। राज रसोई में इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ सबसे पहली आपको मिलेगी दाल पकवान। दाल पकवान सबसे ज्यादा खास होता है वो इसलिए क्योंकि ये पंचमेल दाल के साथ जो है वो परोसा जाता है। फिर चाहे आप इसके साथ मिर्च पकौड़ा, पालक पकौड़ा, आपकी प्याज की कचौड़ी, मावा कचौड़ी, आपका ये बाटी और चूरमा लड्डू, मतलब गिनती कम नहीं है यहाँ पर खाने की अगर स्वाद की बात करें। और आप देख सकते हैं कि मिर्च पकौड़ा जो है अभी तैयार किया जा रहा है। किसके लिए? आपके लिए सर। खाया है इससे पहले? हाँ, राजस्थान का स्पेशल। मैं स्पेशल राजस्थानी ही हूँ। अच्छा, राजस्थान। यस, अब दिल्ली में है हम प्रॉपर, बट शुरू से हम राजस्थान। राजस्थान का स्वाद लेकर आए तो इसलिए ये बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक भोजन न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि ये स्वास्थ्य और संस्कृति का भी प्रतीक है। यहाँ मिलेट से बना सिड्डू लोगों का दिल जीत रहा है। अब बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर, जहां पर मिलेट से बने सिड्डू आपका इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सिड्डू, हालांकि स्टीम ब्रेड होती है, लेकिन ये अब थोड़े मिलेट में जितने भी हेल्दी लोग हैं ना, उनके लिए थोड़ा ट्विस्ट के रूप में जो है मिलेट के साथ इसको जो है पेश किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नया रूप आपको सिड्डू का और मोमो का यहाँ पर दिखने वाला है। ये मोमोज है, ये सिड्डू है। मेरा नाम निर्मला ठाकुर है और मैं हिमाचल शिमला से हूँ, रामपुर ब्लॉक से हूँ। हाँ जी, ये हमारा एक ये नमकीन सिड्डू है और इसमें ये मल्टीग्रेन आटा जो मिलेट का है उसमें हमने बनाया हुआ है। हाँ जी, मोमोज भी हमारा मल्टीग्रेन मिलेट में ही है जी। हर किसी को जम्मू कश्मीर का पारंपरिक भोजन जरूर चखना चाहिए। इस स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ लगी है कलाड़ी कुलचा के लिए। इस वक्त हम मौजूद है जम्मू कश्मीर के स्टॉल पर, जहाँ के कलाड़ी कुलचे की जो महक है वो लोगों को अपने और खींचते हुए लेकर आ रही है और इससे मुझे भी लेकर आई, इसलिए मैं स्टॉल पर आ गई हूँ। दोनों लखपति दीदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नाम बताइए पहले अपना। मधु चनोत्रा। मधु जी, आपका नाम? तृप्ता कुमारी। अच्छा, मैंने नाम सही लिया, कलाड़ी कुलचा? हाँ मैम। क्या है इस कुलचे की खासियत? क्योंकि सबसे सुन लिया, आज मेरा खाने का दिन है। ये दूध से बनाया जाता है, दूध को फाड़ा जाता है 30 डिग्री, फिर इसको ड्राई किया जाता है 2-3 दिन, फिर इसका कुलचा बनाया जाता है। इसका पूरा जो प्रोसेस 2 से 3 दिन का रहता है। हाँ। और सिर्फ कुलचे के साथ खाया जाता है? हाँ, नहीं चटनी भी है साथ में। चटनी भी? लेकिन हाँ। आप कैसे खाते हो? हम भी चटनी के साथ। चटनी के साथ। यहाँ केरल के स्टॉल दूसरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको तमाम तरह के फल भी दिखाई देंगे। अगर खाने के इस सफर में आप चलते चलते थक गए हो, प्यास लग रही है, तो ये स्टॉल आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। केरला का स्टॉल है कैफे कुटुम्बश्री और यहाँ आपको हर एक तरीके की, चाहे स्मूदी की बात की जाए, लस्सी की बात की जाए या फिर फ्रेश जूसेस की बात की जाए, हर एक चीज आपको इस स्टॉल पर मिलने वाली है। हमारे साथ दीदिया इस वक्त मौजूद है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मरियम है। मरियम, मैंने सबसे ज्यादा भीड़ में स्टॉल पर देख रही हूँ, ऐसा कौन सी स्मूदी क्या मिक्स करके बना रहे हो? अभी मिलेगा स्मूथी है, स्ट्रॉबेरी एंड ड्रैगन फ्रूट मिक्स होती है। ये वाला अच्छा है, टेस्ट है, केरला का स्पेशल है, स्पेशल करते हैं, मिक्स है, विदाउट आइस है,
दैट इज नेचुरल वाला टेस्ट मिलेगा। सबसे ज्यादा बिग कौन सा रहा है, मुझे ये बताइए। जो लोग इधर मोस्ट पसंद करते हैं नन्नारी मिल्क शरबत, दैट इज हिंदी नाम है आनंदमूली, दैट इज वेरी नरिशमेंट रिफ्रेशमेंट फॉर हेल्थ। केरल से ही मिलता जुलता नागालैंड का भी स्टॉल है। यहाँ फल के अलावा कुछ और व्यंजन भी हैं। चाहे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, सबके लिए सरस फूड मेले में कुछ ना कुछ खास जो है वो मिलने वाला है। नागालैंड के स्टॉल में इस वक्त हम आ गए और लंबी चौड़ी मेन्यू की लिस्ट में आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ही बात करेंगे नागालैंड की मशहूर नागा वेज थाली की। हम लोग का आइटम आज हम लोग स्पेशलिटी हम लोग नागालैंड से मोन डिस्ट्रिक्ट में जो हो ये लेकर आया है। बात करते शुरुआत में सबसे पहला क्या है ये बताइए। मैम ये वाला है स्टिकी राइस। हाँ ये ऐसा ही कल्टीवेट करता है, ये हम लोग का स्पेशलिटी है। ये थोड़ा सा स्टिकी में होगा ये खाने के लिए और टेस्ट ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा कस्टमर को पसंद है। हाँ ये आता है वो लोग खाने के लिए। और ये है, ये बहुत फेमस है, ये खोलकर देखा दो, गरम है, ये स्टिकी राइस है। हाँ दिस इज स्टिकी चावल है। हाँ ये तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। हाँ डायबिटीज पेशेंट के लिए ये मिलेट्स है एंड इट्स वेरी फेमस इन नागालैंड। और उसका बाद है हम लोग को ये वेज में हम लोग ये दे रहा है स्क्वैश। ये हम लोग का बहुत ठंड है इसलिए ये स्वीट थोड़ा सा स्वीट में होगा। इस मेले में 62 स्टॉल, 25 राज्यों के व्यंजन जो अपनी परंपरा और विरासत को देश के दूसरे राज्यों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें कोई भी स्टॉल ऐसा नहीं है जिसको आप बोलेंगे कि नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बताना चाहूँगी वो ये कि जो एसएचजी दीदीज़ हैं और जो हमारी लखपति दीदीज़ हैं वो हमेशा अपना कोई ना कोई स्टेट में ब्रांड है उनका। तो झारखंड का जैसे पलाश का ब्रांड है, हिमीरा है जो हिमाचल प्रदेश का है, राज रसोई है जो राजस्थान का है, स्वपन है हरियाणा का है, प्रेरणा कैफ़े है उत्तर प्रदेश का है, अक्का कैफ़े है जो कर्नाटका का है, अक्का कुटुम्बश्री कैफ़े जो है वो केरला का है। इसी तरह से सारे राज्य, बिहान छत्तीसगढ़ का है, आजीविका पंजाब का है, मेघालय का क्लाउड किचन है और क्लाउड है सारा यहाँ पर हेरिटेज। सो हर स्टेट का आपको कोई ना कोई पूरा ब्रांड मिलेगा। सरस फूड फेस्टिवल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा देश आगे बढ़ता है। तो रंग बिरंगे जो भारत की जो पूरी रसोई है उसका रंग आपको यहाँ पर दिखने वाला है। लेकिन ये सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन जो दीदियों की मेहनत है, उनका जो स्वाद है, शायद वो आपके अंदर बहुत समय तक रहने वाला है। तो सरस मेले में आपका आना बनता है और अगर आप अलग अलग राज्यों का स्वाद जो है वो चखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों में ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 504 अंक गिरकर 85,138 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 144 अंक फिसला, ये गिरकर 26,032 पर आ गया। सोने की कीमतों में गिरावट आई। मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,670 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,31,530 रुपए पर आ गई। हालांकि मंगलवार को चांदी की कीमतों में उछाल जारी रही। चांदी 4,360 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,81,360 रुपए हो गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 38 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 91 पैसे हो गई। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को भारत एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद रेटिंग लेटर दिया है। इस कार ने बड़ों और बच्चों दोनों की सुरक्षा वाले टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें 7 एयरबैग, ABS, ESC जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। क्रैश टेस्ट में इसकी बॉडी मजबूत और सुरक्षित पाई गई। 5 स्टार रेटिंग के बाद ये अपनी कैटेगरी की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक कारों में गिनी जा रही है। और न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी टीम इंडिया के सीनियर क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा की। रोको के नाम से लोकप्रिय इन दोनों खिलाड़ियों की टेस्ट टीम में वापसी को लेकर मांग तेज हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय टेस्ट टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को वापस लाने की मांग फैंस के साथ दिग्गज क्रिकेटर भी अब कर रहे हैं। क्रिकेट लवर्स का मानना है कि रोहित कोहली की वापसी से न सिर्फ भारत की टेस्ट टीम मजबूत होगी, बल्कि क्रिकेट वर्ल्ड में भारत का दबदबा फिर से कायम होगा। रोहित और विराट दोनों ने टेस्ट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अब वे सिर्फ वनडे क्रिकेट में भारत के लिए खेल रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और खेल में अपना जलवा बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों के बिना भारत की टीम
टेस्ट क्रिकेट में लड़खड़ा रही है। हाल ही में साउथ अफ्रीका से मिली करारी हार इसकी एक बानगी है और यही वजह है कि फैंस और पूर्व स्टार क्रिकेटर्स विराट और रोहित के संन्यास को खत्म कर उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर जोर दे रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने तो दो टूक कहा है कि दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और उनकी टीम में वापसी को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। फैंस ने कहा कि विराट और रोहित शतक बना रहे हैं, ऐसे में उनको वापस टेस्ट टीम में बुलाना चाहिए क्योंकि भारत बुरी तरह से हार रहा है। मोहम्मद कैफ का मानना है कि टीम में सीनियर खिलाड़ियों की बहुत जरूरत है, हालांकि उन्हें नहीं लगता कि दोनों खिलाड़ी अपना फैसला बदलेंगे। कैफ ने बीसीसीआई को लेकर कहा कि बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या अब ये दोनों वापस लाए जा सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आज तक को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि बोर्ड का ऐसा कोई इरादा नहीं है। बीसीसीआई सचिव ने कहा है कि बोर्ड की विराट कोहली से अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने का आग्रह करने की कोई मंशा नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव चर्चा में लाया गया है। जाहिर है रोहित और कोहली टीम इंडिया की ताकत है और टेस्ट में उनकी कमी साफ देखी जा रही है। ऐसे में उनकी टेस्ट में वापसी को लेकर हमने क्रिकेट फैन से बात की और उनकी राय जानी है। क्या अभी विराट कोहली को संन्यास नहीं लेना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट से? विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेना चाहिए था क्योंकि उसमें रन भी आ रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि जैसे डाउनफॉल होता है तो रन तो आते हैं हर बार, जरूरी नहीं है कि डाउनफॉल बहुत ज्यादा लंबा चले, उसे नहीं लेना चाहिए था। जिस तरीके से आप देखते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी शॉट सिलेक्शन कैसा है, या फिर उन्होंने अभी ये भी कहा था कि मैं एक फॉर्मेट के चेज करके खेल रहा हूँ कि मुझे इस फॉर्मेट खेलना है, वो ज्यादा नहीं सोचता हूँ। क्या उनकी थिंकिंग अभी मतलब अब भी खेल सकते थे? क्या उन्हें जल्दी संन्यास ले लिया क्या आपको लगता है? हाँ, उन्होंने खेल सकते थे अभी, पर वो उन पर डिपेंड करता है, जैसे उनका स्टेमिना लेवल और ये सब, वो उनकी बॉडी है तो उन्हें ज्यादा पता होगा उनसे ज्यादा। जी, एज अ प्लेयर विराट कोहली ने बहुत कुछ किया इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है विराट कोहली ने। जितने उन्होंने मैचेस जिताए हैं, जितने उन्होंने पर्सनल सैक्रिफाइसेस करके मैचेस जिताए हैं, वो सबको पता है। उनको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली ने इंडिया के लिए जो भी किया है, सिर्फ टेस्ट में नहीं, T20 वनडे सारे फॉर्मेट्स में किया है और अपने आप को प्रूव करके किया है। रोहित शर्मा की बात करें तो क्या कहेंगे? रोहित शर्मा सेम, इतने बड़े लेवल पे इतने लंबे टाइम तक खेलना और उनका परफॉर्मेंस के बारे में किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ODI के हाईएस्ट रन गेटर हैं, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया उनका इंटरनेशनल में। और टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा उन्होंने टीम को संभाला, पूरे इतने लंबे टाइम तक टीम को संभाला। T20 में तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है रोहित शर्मा के बारे में। तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इतने अपने आप को प्रूव करते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ इन पे शंका नहीं उठनी चाहिए। तो अगर दोबारा वापस आएंगे तो क्या लगता है कि वापस आ सकते हैं या अच्छा खेलेंगे वो टेस्ट क्रिकेट में? अगर वो टेस्ट क्रिकेट अभी भी खेलेंगे तो वो बहुत बढ़िया खेलेंगे। अगर आप देख लो विराट कोहली मतलब इतने फिट प्लेयर हैं, अभी भी मैं बोलूँगा इंडिया के फिटेस्ट प्लेयर विराट कोहली है। उनका स्टैमिना लेवल भी अभी भी बहुत ही बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से उन्हें संन्यास भी नहीं लेना चाहिए था। और अगर वो अभी आएंगे तो वो बढ़िया रन स्कोर करेंगे। तो संन्यास लेने में जल्दबाजी क्यों दिखा दी फिर? क्या मेरे को लगता है उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा कि शायद कोई मैनेजमेंट का डिसीजन था या कुछ, बट वो अभी बहुत फिट है और वो आराम से खेल सकते हैं अभी 1-2 साल और खेल सकते हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, वो आराम से 1-2 साल और खेल सकते थे, बल्कि वो बहुत फिट भी थे और वो बहुत रन स्कोर करते और अच्छा खेलते और इंडिया को और मैच जिताते। वो आ सकते हैं वापस, वो अच्छा खेलेंगे। विराट कोहली अच्छा खेलेंगे वो, क्योंकि वो फिट है, उनका स्टेमिना अच्छा है। वो इसलिए रिटायर हुए होंगे क्योंकि उन्हें आगे की जनरेशन को संभालना होगा, क्योंकि वो भी हैं, उनको भी रन स्कोर करना है। तो और रोहित शर्मा वो अगर आएंगे तो वो अच्छा करेंगे, अच्छे रन स्कोर करेंगे और अच्छे से टीम को जिताएंगे। आप क्या कहेंगे कि विराट कोहली में अभी काफी क्रिकेट और रोहित शर्मा काफी क्रिकेट बची हुई है? क्या टेस्ट क्रिकेट अभी बची हुई? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट माना जाता है, मतलब आपका स्टेमिना चेक करने के लिए। मेरे हिसाब से विराट कोहली और रोहित शर्मा भी और खेल सकते थे उनके डिसीजन के हिसाब से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। इस लेवल पे वो खेल रहे हैं आजकल। वो उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया है कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उन्होंने कुछ सोच के लिया होगा या फिर कुछ मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके ही लिया होगा। पर मेरे हिसाब से विराट कोहली भी और खेल सकते थे, क्योंकि उनके रन्स भी बन रहे थे और उनका भी फिटनेस लेवल जो है अभी भी बहुत एक्सट्रीम पे है। वो हर दिन अपने फिटनेस को ट्रेन करते हैं, तो इस हिसाब से वो अभी और लंबा खेल सकते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं एक आलीशान बंगले में, जहां पर बेजुबानों की सहूलियत के सारे इंतजाम किए हुए हैं। ये बंगला है मुंबई के पास लोनावाला में। ये पहल है मुंबई के कारोबारी की, जिन्हें
बेजुबानों से बेहद लगाव है। खास बात यह है कि उनका ये लगाव सिर्फ पेट्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने आसपास के स्ट्रीट डॉग्स और बंदरों के खाने पीने का भी इंतजाम कर रखा है। लोनावला की पहाड़ियों के बीच ये आलीशान बंगले 50 से ज्यादा बेजुबानों को बेहतर जिंदगी की सौगात दे रहे हैं। इन बंगलों में पेट्स को बच्चों की तरह पाला जाता है। केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। पेट्स की सहूलियत के तमाम इंतजाम इन बंगलों में मौजूद हैं। डॉग्स सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं, नर्म गद्दों से बने बेड पर सोते हैं। बोर होते हैं तो इन्हें कार में बिठाकर हिल स्टेशन की सैर कराई जाती है। एक तरफ वादियां हैं लोनावला की, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा बंगलो है जिसके बारे में हमें ये पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ पेट्स के लिए ये बनाया गया है, डॉग्स के लिए बनाया गया है, जानवरों के लिए बनाया गया है। और वो बंगला ये है। देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से यहाँ रहने वाले जो पेट्स हैं वो सोफे पे बैठते हैं और बाकायदा बेड पर सोते हैं, टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, बाकायदा डाइट खाना उन्हें खिलाया जाता है। और जब जब जरूरत पड़ती है डॉक्टरों की तो प्राथमिक उपचार केंद्र भी बनाया गया है। कम से कम जो जानकारी है 60 से ज्यादा डॉग्स इस बंगले में रहते हैं। बंगले का नाम है कॉल विला। लोनावला के कॉल विला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर चलते हुए एक और बंगला है जहां हम आ पहुंचे हैं और इस बंगले का नाम रखा गया है सन्नी हाउस। यहां पे भी काफी पेट्स, काफी डॉग्स पाले जा रहे हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है। कहानी बहुत ही मनोरंजक है। मैं आपको बताना चाहूं कि सन्नी हाउस एक पेट यानी कि एक डॉग के नाम पर रखा गया है जिसे बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था, लेकिन एक बीमारी की वजह से उस डॉग्स की मृत्यु हो गई और तब से इस जगह का नाम सन्नी हाउस हो गया। मुंबई से करीब 40 किलोमीटर दूर कॉल विला और सनीज हाउस में 50 से ज्यादा पेट्स का ख्याल रखा जाता है। इन दोनों बंगलों में कुछ ऐसे पेट्स भी हैं जिन्हें लावारिस हालत में सड़कों पर छोड़ दिया गया था, लेकिन इन बंगलों के मालिक ने ऐसे डॉग्स को सड़कों से उठाकर एक बेहतर जिंदगी देने की पहल की। हम इन लोगों को बच्चा समझते हैं अपना, और जिस तरह से बच्चों को प्यार किया जाता है उसी तरह से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनको वो खुशियां प्रदान करें। सभी लोगों से ये अपील है कि जानवरों के प्रति कंपैशन, लव और अफेक्शन दीजिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस का एक हिस्सा है। और हमें यही बताया गया है कि कैसे एक अच्छे माहौल में हमें जानवरों के साथ उन्हें अपना समझकर उनका केयर करना चाहिए। तो मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है कि जैसे आपको मौका मिलता है तो यकीनन जानवरों की केयर करें। बेजुबानों को ये मदद सिर्फ इस बंगलों में रहने वाले पेट्स तक सीमित नहीं है। आसपास के स्ट्रीट डॉग्स का भी पेट भरने के लिए यहाँ रोजाना वैन में भरकर खाना ले जाया जाता है। लोनावला हिल में रहने वाले बंदरों का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। रोजाना दिन में एक बार बंदरों की फ्रूट पार्टी का इंतजाम किया गया है। बेजुबानों की मदद करने वाले अजय कौल मुंबई के कारोबारी हैं, लेकिन महीने में एक हफ्ता इन पेट्स के साथ बिताते हैं। इन पेट्स के लिए उन्होंने एक टीम बना रखी है। उनकी ये पहल अब निस्वार्थ सेवा की मिसाल बन गई है। लोनावला से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल खेला जाएगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल नवा रायपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमें रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भिड़ेंगी। टीम इंडिया इस वनडे को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम मैच जीतकर सीरीज में बने रहने की कोशिश करेगी। रांची में खेला गया पहला वनडे जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। 14 साल के उभरते बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने फिर बड़ा धमाका किया है। सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में तीसरा T20 शतक ठोककर इतिहास रच दिया। ऐसा कमाल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 58 गेंद में करियर का तीसरा T20 शतक पूरा किया। इस पारी में सूर्यवंशी ने 7 चौके और 7 छक्के लगाए। वॉशिंगटन डीसी में जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स 5 दिसंबर को 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ होस्ट करेगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2026 वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर होस्ट कर रहे हैं। 48 टीमों वाला ये पहला वर्ल्ड कप होगा और इसमें 104 मैच होंगे। कैनेडी सेंटर में वर्ल्ड कप 2026 का मेन ऑफिस भी होगा।
इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।